खजाना ये हमको आगे से बढ़ाना है, इल्मे सेहत है ये, सेहत से से में आपका खैर मकदम। आज की इस कड़ी में हम एक अहम मुद्दे के बारे में बात करने जा रहे हैं, यूनानी तिब और मॉडर्न साइंस। क्या ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं या फिर इन दोनों में कुछ न कुछ यकसानी? आज के इस तेज़ी से बदलते वक्त और हालात में 13वीं से 17वीं सदी की यूनानी पैथी कहाँ तक कामयाब है, ऐसे ही बहुत से मुद्दों पर आज हम बहस करने जा रहे हैं। मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न साइंस एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये तीन चीज़ें गोल्डन ट्रायंगल बन जाती हैं जो बुनियाद है अच्छे सेहत के लिए और अच्छे जो हेल्थ केयर एजुकेशन के लिए। सदियों से इस मुल्क में तिब्बा इकराम प्रैक्टिस करते आए हैं यूनानी की, और ये ख़ुद अपने आप में इस सिस्टम की एफिकेसी एंड सेफ्टिकेसी को ज़ाहिर करता है। लेकिन फिर भी राइजुल वक्त जो तरीक़ा रिसर्च मेथोडोलॉजी का है उसको पार्शली अडॉप्ट करते हुए टू रिवैलिडेट द कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस ऑफ द सिस्टम, हमने अपनी रिसर्च को बुनियादी मद्देनज़र बनाया है। अब से सैकड़ों साल पहले के वो भी साइंसी तजर्बात की बात है, लेकिन उन साइंसी तजर्बात की रोशनी में उनको लिखा गया है। लेकिन इस वक्त के साइंसी पैरामीटर्स पर हमें उनको दोबारा वैलिडेट करना होगा, वो हमें करना चाहिए, ताकि हम इस वक्त के आवाम को और इस वक्त की साइंटिफिक कम्युनिटी को हम इस पर ये कर सकेंगे हमने जो कुछ किया है वो भी तजर्बात की रोशनी में है और उसका एक साइंटिफिक बेसिस, उसकी एक साइंसी बुनियाद है। कई साइंटिस्ट हमारे यहाँ पे है जो बिज़ाती यूनानी एक्सपर्ट्स नहीं हैं, वो मॉडर्न साइंस के या मॉडर्न मेडिसिन के लोग हैं, लेकिन वो यूनानी ड्रग्स पे काम कर रहे हैं। उसको कोशिश ये करते हैं कि हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से उसकी एविडेंस क्रिएट करें। यूनानी एक साइंस है जो स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है, यानी जिसके अंदर जमूद नहीं है, हरकत है। और साइंस और ख़ास तौर से साइंस का जो अप्लाइड पार्ट है, वो अप्लाइड पार्ट कभी मुंजमद नहीं होता, मुतहर्रिक होता है। और वही साइंस चल सकती है जिसमें उस ज़माने माहौल के तकाज़ों को पूरा करने की सलाहियत हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि मॉडर्न मेडिसिन ने बहुत तरक्की की है। मॉडर्न तिब का मतलब है कि ऐसी साइंसी मालूमात जो बीमारी को दूर करे, उससे बचाव करे और फिर से सेहत को सुधारे। यूनानी तिब में सेहत का मतलब है एक ऐसी हालत जहां जिस्म के चारों अखलाक तवाज़ुन में हों और अफ़आल ठीक से काम करें। सेहत असबाब सित्ता ज़रूरिया पर मुनहसर है। ये 6 चीज़ें हैं, अगर इन 6 चीज़ों के अंदर मॉडरेशन रहता है, यानी एतदाल रहता है, तो यकीनन जिस्म के अंदर सेहत कायम रहती है। और जब भी इनके अंदर कोई खराबी आती है, यानी एतदाल से हम हटते हैं, तो फिर यही सबब बनते हैं मर्ज़ का। अमराज जब पैदा होते हैं तो अमराज के पैदा होने के लिए तिब में ये बात मानी जाती है कि भाई आप मिजाज के अंदर कोई ख़राबी आए या अरकान के अंदर कोई ख़राबी आए, यानी ये जो उमूर तबीया हैं इनके अंदर कोई खलल वाक़ हो। अब ऐसा होता है कि किसी बाहर के अवामिल की वजह से, बाहर के फैक्टर्स की वजह से ये जो है मिजाज तब्दील हो जाता है, तो फिर वो जो अफ़ाल अदा होते हैं किसी से वो नॉर्मल नहीं रहेंगे और फिर ये हालत जो है बीमारी की हालत कहलाएगी। अगर कोई मर्ज़ हो गया है तो उस मर्ज़ के इलाज के लिए हम सबसे पहले उस सबब को देखें कि वो सबब क्या है, और फिर अगर सबब हमें मालूम हो जाए तो हम उसका इजाला करें। यानी वो सबब अगर ख़त्म कर देते हैं हम, तो फिर जब सबब मौजूद नहीं होगा तो वाकई अगर तबीयत के अंदर क़ुव्वत मौजूद है तो तबीयत खुद ब खुद भी उस मर्ज़ को ठीक कर सकती है। जिस तरह बीमारी को समझने का तरीक़ा दोनों पैथियों में थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ है, जाहिर है कि बीमारी को पहचानने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीक़े भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मसलन मॉडर्न मेडिकल साइंस में बहुत से आलात और जांच का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि यूनानी तिब में नब्ज़, बोलो बराज के ज़रिए ही बीमारी की जड़ तक पहुंचा जा सकता है। हालांकि आज के हकीम भी मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल्स को अपनाने लगे हैं। बीमारियों को पता लगाने के लिए तिब्बी यूनानी में जो पुराने अतिबा थे या जो आज के अतिबा हैं, वो 3 तरीके ख़ास तौर से इस्तेमाल करते हैं। एक तो मुआयने नब्ज़, मुआयने बराज और मुआयने बोल।
तो मुआयने नब्ज़ जो है यानी नब्ज़ देखकर मर्ज़ की तशख़ीस करना, ये सबसे अहम एक तरीका है तिब्बी यूनानी का, और कई सालों से चलता आ रहा है ये। तशख़ीस के सिलसिले में जितने टूल्स हैं वो टूल्स तो जनरल साइंस के टूल्स हैं। यूनानी एक साइंस है, तो उन साइंटिफिक टूल्स का यूनानी के अंदर इस्तेमाल करना न सिर्फ ये कि मुफीद है बल्कि बाद एतबार से ज़रूरी भी है। तिब्बी यूनानी के जो पुराने नज़रिए हैं वो साइंटिफिकली परफेक्ट हैं और उस ज़माने से आज तक यानी 3000 साल से वो इस्तेमाल हो रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं और लोगों का उस पर भरोसा है। जाहिर सी बात है, अगर इतने सालों से कोई चीज़ चलती आ रही है तो उसकी वैलिडिटी के ऊपर शक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत ही हमारे साइंटिफिक हैं वो, लेकिन अभी तक साइंटिफिकली उन पे काम नहीं किया गया। तो इस वक्त की साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने जिसका मिजाज साइंटिफिक है, न सिर्फ साइंटिफिक कम्युनिटी बल्कि इस वक्त के आवाम के सामने जिनका मिजाज साइंस, जो ये चाहते हैं कि उनकी चीज़ों को साबित किया जाए, तो हम उनको बताएंगे कि ये इन्फॉर्मेशन हमने ली, यूनानी इलाज से ये इलाज किया, इसका ये फ़ायदा हुआ। जैसे वो मॉडर्न पैरामीटर्स जब तक किसी चीज़ को देख नहीं लेते तब तक वो उसको मानते नहीं, जिसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो एविडेंस हम प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पुराने नज़रिए हैं तिब्बी यूनानी के या दूसरी जो रिवायती तिब्बे हैं, उनको हम साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने उन्हीं के जो पैमाने हैं, मॉडर्न पैरामीटर्स हैं, उसके ऊपर हम प्रेजेंट करके उनको बताएं कि देखिए जो हमारे पुराने नज़रिए हैं ये साइंटिफिकली उतने ही साउंड हैं जितने आज के मॉडर्न मेडिसिन के नज़रिए हैं। बस प्रोजेक्ट है बेसिकली, और यहाँ पे हम नब्ज़ को जिस तरह से ECG का ग्राफ होता है उस तरह से हम ग्राफिकल फॉर्म में जो है सेव कर रहे हैं। यहाँ पे हम रेडियल पल्स को वेव फॉर्म में रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पे हम स्किन टेम्परेचर, स्किन फ्रिक्शन और ओरल टेम्परेचर एंड सम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स भी ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हाइट, वेट एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस, हेड सर्कमफ्रेंस। पुराने अतिबा नब्ज़ के ऊपर हाथ रखकर और एक नब्ज़ देखकर मरीज़ को बताते थे कि कौन सा मर्ज़। अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो पुराने कंसेप्ट्स हैं, ये तो अभी भी राइज हैं और ये इनसे काफ़ी हम लोग डायग्नोसिस करते हैं, लेकिन अभी जो प्रेजेंट मॉडर्न साइंटिफिक वर्ल्ड है वो साइंटिफिक एविडेंस मांगता है। तो उसके लिए हमने एक यहाँ पे एक गैजेट तैयार किया है जिसको हमने पल्स डिटेक्शन मॉड्यूल नाम दिया है। उस गैजेट के ज़रिए हम ये कर रहे हैं कि उसी पुराने कंसेप्ट को, तिब्बी यूनानी के उस नज़रिए को हम साइंटिफिकली वैलिडेट कर रहे हैं। अगर यूनानी के अंदर इस ज़माने के तकाज़ों को और उनको पूरा करने की सलाहियत नहीं है तो यूनानी तरक्की नहीं कर पाएगी। यूनानी की तरक्की के लिए ये ज़रूरी है कि इस ज़माने के एतबार से, जो इस ज़माने के एतबार से जो अमराज हैं, जो लोग हैं, उनका जो ज़हनी और जिस्मानी और दिमागी जो मसाइल हैं और उनसे जो पैदा होने वाली बीमारियां हैं, उनका हल अगर यूनानी दे सकती है तभी यूनानी की तरक्की हो सकती है। यूँ तो मॉडर्न मेडिसिन में परहेज़ के बारे में कम ही बात की जाती है, लेकिन ये भी तय है कि बीमारी की हालत में हल्का और सादा खाना लेने से सेहत में जल्दी सुधार आता है। यूनानी तिब में तो यहाँ तक कहा गया है कि सिर्फ खान पान में सुधार कर लेने से ही कई बीमारियों से निजात पाई जा सकती है। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा जो मर्ज़ पैदा हो रहे हैं वो खाने पीने की चीज़ों से हो रहे हैं, यानी बहुत एक अमराज की एक लिस्ट है बिल्कुल कि जिनका ताल्लुक़ सीधे सीधे ग़िज़ाई चीज़ों से है। तिब्बे यूनानी में इलाज बिल ग़िज़ा की अहमियत बहुत ज़्यादा है और इसके बारे में हमारे क़दीम अतिबा के किताबों में, लिटरेचर में इसके बारे में एक ज़ख़ीरा मौजूद है जो इस ग़िज़ाइयत के मौजू पे मिल जाता है हम लोगों को। आजकल जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनमें तो ख़ास तौर से अगर हम देखें तो ग़िज़ा का बहुत अहम रोल है। डायबिटीज़ मेलाइटस है, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया है या ओबेसिटी है, इन सब का इलाज मॉडर्न के पास भी सिवाय ग़िज़ा के, ग़िज़ा की कंट्रोल, ग़िज़ा का बैलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीज़ खाएं जो आपके वेट को कंट्रोल करे, जो लो कैलोरी हो लेकिन आपको न्यूट्रिटिव मिले। आपको अपना खाना खाने से पहले ये सोचना चाहिए कि आप जीने के लिए खा रहे हैं या फिर खाने के लिए जी रहे हैं। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ इलाज बिल तदबीर। इलाज बिल तदबीर के अंदर हम लोग जो हैं अगेन बिना दवा के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे वर्जिश है, अप्रोप्रिएट जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो इसमें हम करवाते हैं और बिना दवा दिए ही खुद हम हेल्प करते हैं कि जो डिज़ीज़ है वो डिज़ीज़ खुद एलिमिनेट हो जाए। तो इलाज भी तदाबीर के सिलसिले में भी हम ये कर रहे हैं कि जो इलाज तदाबीर के जो तरीक़े हैं उन तरीक़ों को इस वक्त के साइंसी पैरामीटर्स के ज़रिए से उनकी मेयारबंदी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स उनके हम वज़ा करें। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स हम उसके वज़ा कर रहे हैं और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो है इस पर काम शुरू हो गया है। कपिंग
जिसको हजामत कहते हैं अरबी में, लीचिंग, इन सब पर SOPs तैयार हो रही हैं। कुछ की तैयार हो चुकी हैं, कुछ की अभी तैयार हो रही हैं। इन SOPs के तैयार होने के बाद में फिर दूसरे लोगों को इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो आसान हो जाएगा। इन सारे इनके तरीक़ों को के लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स यानी उनकी मेयारबंदी इस तरह से की जाए कि साइंसी नुक्ते नज़र से वो किस तरह से उस किसी ख़ास बर्ड्स के अंदर उनको किस तरह से उनको अप्लाई करना चाहिए, इसके सिलसिले में हम मालूमात जमा करें। पहले ज़माने में जो कपिंग की जाती थी तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते थे, इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते थे कि जिसको स्टरलाइज नहीं किया जा सकता था। बहुत सारी बीमारियां ऐसी थीं कि उसके अंदर जो है वो ख़तरा था कि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों के लिहाज कर करके कपिंग के तरीके को थोड़ा मॉडिफाई किया है काउंसिल ने, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं जिसको कि स्टरलाइज किया जा सके। पूरे एसेप्टिक प्रिकॉशन का लिहाज किया गया है, और कपिंग करने से पहले जो है बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं। मिसाल के तौर पर शुगर का अगर मरीज़ है तो ब्लड शुगर वगैरह कराए जाते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर को पता करने के लिए भी कुछ इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं ताकि मरीज़ को कम से कम नुकसान होने का ख़तरा रहे। कि ये तमाम तरीक़ा इलाज जो कि बहुत पुराना है, सदियों से है, लेकिन अब इसको मॉडर्नाइज करके यहाँ पेश किया जा रहा है। और मैं जितने भी यहाँ पर इलाज मेरा हुआ है उससे मुझे बहुत फ़ायदा पहुँचा है, और मैं चाहता हूँ कि इससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। और कपिंग करके यहाँ पर दर्द को दूर किया जाता है, और इससे अगर कंटिन्यू किया जाए, मुसलसल इलाज किया जाए तो आदमी ऑपरेशन से बच सकता है। और यहाँ पर जब भी मैं आता हूँ मुझे लगता है कि मैं पहले से बेहतर ही हो रहा हूँ, और मेरे घुटने का दर्द जो है वो कम से कम होता चला जा रहा है। मैं ये कहूँगा कि वो पेन किलर खाना बंद करें, यहाँ पर आएँ, यहाँ जहाँ भी इस तरह का इलाज हो रहा है वहाँ जाकर अपना इलाज कराएं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये यूनानी तरीक़ा इलाज जो है ये बहुत सेफ़ है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जैसे कि मॉडर्नाइजेशन हर चीज़ का हो रहा है, तो मसाज को लेकर के हमने डिफरेंट मसाजर हमने जो आए हैं मार्केट में आए हैं, जो डिफरेंट हमारे पास तो बाहर के भी कुछ मसाज हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उससे हमें कम वक्त में हम उसको फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और उसमें यही नहीं कि हमको उसको हीट मसाज के साथ हमको हीट देना है, वो भी उसमें हमने नए जो हमारे पास आले हैं उसमें इसका भी इंतज़ाम किया गया है। इंफ्रारेड से किस तरह से हमें दलक देनी है, मसाज करना है, उसका भी हमने इंतज़ाम किया है। मरीज़ों के पास वक्त कम है तो हम कम वक्त में और कम विजिट्स में हम बुला करके इसको हमें जो मतलूबा फ़वायद हैं, जो फ़ायदे हम उससे हासिल कर सकते हैं। बात चाहे मॉडर्न मेडिसिन की हो या यूनानी तिब की, दवाओं का एक अहम किरदार है। दवाइयों को बनाने और उनके इस्तेमाल का तरीक़ा थोड़ा अलग ज़रूर है, पर मकसद मरीज़ को बीमारी से निजात दिलाना है। पहले फार्मेसी में तरीक़ा ये था कि जो तबीब होते थे वो अपनी फार्मेसी या निजी फार्मेसी में दवाएँ बनाकर और वो मरीज़ों को देते थे। लेकिन चूँकि अब ज़माना बदल गया है और कमर्शलाइजेशन ऑफ फार्मेसी हो गया है, तो उसकी वजह से अब बहुत सी जगह फार्मास्यूटिकल हाउसेज कायम कर लिए हैं जिसमें लार्ज स्केल दवाएँ बनाकर मार्केटिंग की जाती है। IMPCL का जो मेन उद्देश्य लगाने का था सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये 1978 में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई थी, जिसमें कि जो भारत सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं हैं या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के जितने हॉस्पिटल्स हैं या सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको जो भी मेडिसिन सप्लाई हो, आयुर्वेदिक या यूनानी ऑथेंटिक मेडिसिन सप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि एक हमारा अपना इंस्टीट्यूट होना चाहिए। तो इसी के लिए 1978 में इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ। फिर जो कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है 1983 में स्टार्ट हुआ कमर्शियल प्रोडक्शन। आयुष विभाग का जो मुख्य उद्देश्य है क्वालिटी रिसर्च करना, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी ड्रग और जड़ी बूटी के प्रमोशन, कंजर्वेशन, संरक्षण को बढ़ाना और इनकी अवेयरनेस को बढ़ाना। इसी मोटिवेशन कार्यक्रम के तहत IMPCL में ये आयुष ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी का निर्माण हुआ है। ये क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस F&D डिपार्टमेंट के अंतर्गत कार्य कर रही है। क्योंकि उस समय हमारे टेस्टिंग प्रोसीजर्स और जो स्पेसिफिकेशन थे स्टैंडर्ड नहीं थे। गवर्नमेंट की अपनी एजेंसी है, अपना किचन होगा, अपनी तरीके से मेडिसिन यहाँ से हम लोग बनाएंगे। क्वालिटी कंट्रोल के अंतर्गत हम जड़ी बूटियों से लेके इन प्रोसेस फिनिश प्रोडक्ट की पूरा वैलिडेशन करते हैं, उसको फार्माकोपियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेस्ट करते हैं और फार्माकोपियल जो स्टैंडर्ड हैं उनको पूरा एवेल्यूएट करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग रिसर्च और फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट की एरिया भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं अपने यहाँ। और साथ ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद हम लोग ERP सिस्टम यहाँ डेवलप कराएंगे।
जिससे कि हमें पता रहेगा काउंटर चेक कि कहाँ पर हमारे यहाँ मिस्टेक हुआ है। और फार्माकोपियल ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन के जितने भी पैरामीटर हैं, जैसे फार्माकोगनोसी है, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग है, केमिकल टेस्टिंग है, सारी टेस्टिंग को हम लोग यहाँ पे फार्माकोपियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेरीफाई करते हैं, वैलिडेट करते हैं। और ड्रग अप्रूव्ड लेबोरेटरी है, उससे भी फर्दर हम लोग वेरीफाई करते हैं अपने प्रोडक्ट को, जिससे कि हमारी दवाई इंटरनेशनल गुणवत्ता के लेवल पर मीट कर सके। इसकी कैपेसिटी एनहेंसमेंट करना है हमें साथ साथ, और इसको मॉडर्नाइजेशन टू इंटरनेशनल लेवल लेके जाना है, जिससे कि आगे हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी कर सकें। हमारा एक और स्ट्रॉन्ग पार्ट है इलाज बिल यद, यानी सर्जरी। जो इलाज बिल यद है, जो सर्जरी है, वो हम इंटीग्रेशन में करते हैं कि पेशेंट को हम सेग्रीगेट कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट सर्जरी में ही होना है। जराहत पेशेंट केयर का एक ऐसा हिस्सा रहा है जिसको अलहदा नहीं किया जा सकता। इसी वजह से पहले जितने भी फिजिशियन हुआ करते थे तो वो उसके साथ साथ सर्जन भी होते थे। जो पुराने जर्रा लोग थे, ख़ासतौर से 10वीं सदी से लेकर 12वीं 13वीं सदी तक, बहुत से ऐसे सर्जन्स थे, मसलन अबुल कासिम ज़हरावी थे, जो बहुत मशहूर सर्जन थे अपने ज़माने के, और उन्होंने बहुत से आलात ऑपरेशंस के लिए बनाए थे जिनकी एक मॉडिफाइड शक्ल आज के दौर में इस्तेमाल हो रही है। साइंस ने भी बहुत ज़्यादा तरक्की की और उसका फ़ायदा ये हुआ कि ज़िंदगी के जितनी भी शोबे हैं उसमें साइंस ने अपना अमल दखल दिखाना शुरू किया, हर चीज़ को आसान किया। उसी तरह से सर्जरी के बारे में भी है। सर्जरी में भी जितनी चीज़ें हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो एनेस्थीसिया है, वो सब आजकल जो है वो एडवांस दिया जाता है। यहाँ पर हम लोग आम तौर से सब तरह की सर्जरी, मेजर सर्जरी, माइनर सर्जरी, हर तरह की सर्जरी करते हैं। और यहाँ के जो तालिब इल्म, जो BOMS के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। कोशिश यही रहती है कि जितना से जितना हो सके मॉडर्न एडवांसमेंट हम लोग दें, जिसकी तरह से हम आजकल मसलन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हम लोग इन लोगों को सिखाते हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यहाँ पर करते हैं। हमारा शोबा जो ये जराहत डिपार्टमेंट का है, इसमें ट्रीटमेंट जो है दोनों तरह से होता है। पेशेंट को हम सिलेक्ट करते हैं, कौन से पेशेंट जो है जिसमें बग़ैर सर्जरी के हम सिर्फ यूनानी दवाओं की बुनियाद पर शाफ़ी इलाज या वक्ती इलाज जो है हम दे सकते हैं। और जो सर्जिकल केसेस हैं जिसमें सिर्फ सर्जरी के ज़रिए ही इलाज करना है, चीड़ फाड़ के ज़रिए इलाज करना, उनको मॉडर्न सर्जिकल प्रोसीजर्स के ज़रिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें जो दवाएँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में एलोपैथिक मेडिसिन से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अलावा यूनानी दवाओं पे हमारे यहाँ काफ़ी काम हो रहा है। मसलन कुछ हमारे यहाँ प्रोजेक्ट हैं जिसमें यूनानी दवाओं का आज के दौर के हिसाब से साइंटिफिक वे में प्रूव कर रहे हैं कि ये दवाएं भी खासी इफ़ेक्टिव हैं। और सर्जरी में हमारी कोशिश यही रहती है, शुरू से यही कोशिश रही है कि यूनानी दवाओं पर हम सर्जिकल कंडीशंस में इस्तेमाल करें। पिछले 30-40 सालों में यूनानी तिब का फ़ायदा देखते हुए एक बार फिर लोगों का ध्यान इस बेशकीमती तिब की तरफ जाने लगा है। यूनानी मेडिसिन को ग्रेजुएट लेवल पर और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर इंटरनेशनलाइज या ग्लोबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मुख्तलिफ स्कीम्स की शुरुआत की गई है और कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इसको इनिशिएट किया है, जिसके तहत ग्लोबलाइजेशन के ताल्लुक से इसकी सिलेबस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया जा रहा है। लिटरेरी रिसर्च प्रोग्राम एक बहुत अहम प्रोग्राम है। लिटरेरी रिसर्च प्रोग्राम का जो मकसद है वो ये है कि यूनानी तिब की हज़ारों साल पुरानी, सदियों साल पुरानी जो इल्म और फ़न है वो उन किताबों में छुपा हुआ है, उसको आज की मौजूदा ज़बानों में लाना और आम लोगों तक उससे पहुंचाना। जो एंशिएंट बुक्स हैं या क्लासिकल बुक्स हैं उनके ट्रांसलेशन हिंदी, अंग्रेज़ी के अलावा रीजनल लैंग्वेजेस में भी करवाने की गवर्नमेंट ने स्कीम शुरू की है। एक बहुत अहम प्रोग्राम ये है कि जिसमें तकरीबन 250 ऐसे अमराज को आइडेंटिफाई किया है कि जिनकी आम ज़बान में, आम इस्तिलाह में उनके बारे में ट्रीटमेंट गाइडलाइंस तैयार की जाए, जिससे कि पूरे हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान से बाहर जो लोग यूनानी में प्रैक्टिस करते हैं उनको बहुत आसान और बहुत सहल तरीके से ये नॉलेज उन तक पहुंचाई जा सके। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में यूनानी तिब को शामिल करना हुकूमत की ओर से एक बेहद फ़ायदेमंद कदम साबित हुआ है। आज हर स्टेट में यूनानी के हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं। रूरल हेल्थ मिशन एक बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जब लॉन्च किया गया तो उसमें यूनानी को भी पार्टनरशिप दी गई। यूनानी के लोग भी उस पर काम कर रहे हैं। किसी एक गांव को अडॉप्ट कर लेते हैं और उस गांव की पूरी जितनी सेहत से मुताल्लिक जितने मसाइल हैं
उनका जायज़ा लेना और उन जायज़ा लेने के लिए उनके लिए फिर जो उसके हल हैं वो हल उनको तजवीज़ करना और उस पर एक पूरी रिपोर्ट पेश करना और उसमें गवर्नमेंट के जो मुताल्लिक़ा अदारे हैं उनको उस सिलसिले में करना। ये काम हमारे इलाहाबाद के सेंटर्स ने काफ़ी किया है। बग़ैर आजमाइश के कोई भी काम अधूरा माना जाता है और यही वजह है कि यूनानी तिब में बरसों से चली आ रही रवायत पर भी साइंसदान तजुर्बे कर रहे हैं ताकि इन तरीक़ों को और पुख्ता तरीके से पेश किया जा सके। कोई भी साइंसी तहक़ीक़ात किसी भी मैदान के अंदर कोई एक तन्हा इदारा नहीं कर सकता। फिर यूनानी काउंसिल एक सरकारी इदारा है और उस सरकारी इदारों के लिए ज़रूरी है कि दूसरे सरकारी इदारों के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं और जो एक्सपर्टीज़ है उस एक्सपर्टीज़ को एक दूसरे के ताउन के साथ इस्तेमाल किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और हिंदुस्तान के अलावा किसी कंट्री में वर्ल्ड ओवर ये नहीं हो रहा है। आपको शायद इल्म होगा कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 साल पहले एक चेयर एस्टेब्लिश की थी अफ्रीका में यूनानी की और एक दूसरी चेयर एस्टेब्लिश होने वाली है श्रीलंका में। ये सब गवर्नमेंट सपोर्ट है सिस्टम के लिए। इस चेयर के क़याम का मकसद न सिर्फ तालीम है बल्कि साउथ अफ्रीका के अंदर यूनानी से मुताल्लिक़ लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करना, इसलिए कि आवाम के अंदर ये चीज़ पैदा हो कि वो यूनानी की तरफ आएँ। आवाम का रुझान आमतौर पर इंटरनेशनली और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी और कौमी सतह के ऊपर भी जो देसी तरीक़ा इलाज हैं उनकी तरफ है। तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि आवाम को ये बताया जाए कि यूनानी जिस चीज़ की तरफ आपका रुझान हो रहा है उसके लिए यूनानी मौजूद है और एक दूसरे का असर आपस में ये इसको समझें और इसको आगे ले चलें। तो हिंदुस्तान का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो इतना आगे चलेगा कि पूरी दुनिया के लोग जो है इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। ये हमारी कोशिश है। आज कड़ी के आखिर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की इन सत्रों को दोहराना बहुत मुनासिब होगा। ये ज़रूरी नहीं कि हर वो चीज़ जो नई है वो अच्छी हो और उसी तरह क्योंकि कोई चीज़ पुरानी है वो ख़राब ही हो और इसका उलट भी सही है। तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? हम ये कोशिश करें कि अपने पुराने तजुर्बों से हम सीख लें और उन्हें आज के मॉडर्न सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करें। हमें उम्मीद है कि इस कड़ी से यूनानी तिब के बारे में आपकी जानकारी तो बड़ी होगी और इससे बहुत कुछ आसान से तरीक़े आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बने रहेंगे। इसी के साथ ही आप सभी को लंबी उम्र और तंदुरुस्ती की दुआ करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। खुदा हाफिज़। पुरखों से मिला है खजाना ये